हेलो नमस्कार। आई एम राजकुमार, लेक्चर बायोलॉजी। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ जीवों के वर्गीकरण के अंतर्गत पंचजगत पद्धति को लेकर। तो चलो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं जीवों की पंचजगत पद्धति। तो देखिए, अध्ययन की दृष्टि से जीवों को उनकी शारीरिक रचना, ये ध्यान रखना आप, यही मुख्य बातें हैं। इनके रूप व कार्य के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। जीवों का ये वर्गीकरण एक निश्चित पदानुक्रमिक दृष्टि जो है, अर्थात जगत, पहला जगत में विभाजित किया, फिर उपजगत जिसको फाइलम बोलते हैं, फिर वर्ग यानी कि क्लास, फिर ऑर्डर, फिर जीनस वंश और उसके बाद जाति। ये जो पदानुक्रम है ये कुल 6 क्रम है। तो इन 6 वर्गों के आधार पर ही जीवों का वर्गीकरण किया गया है। तो वर्गीकरण विज्ञान का विकास सर्वप्रथम अरस्तु के बारे में आप पढ़ते आए हो। फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। और इनके जो चेले थे थियोफ्रेस्ट, वो फादर ऑफ बॉटनी कहलाते हैं। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है जंतु जगत के बारे में। तो अर्थात अरस्तु ने वनस्पति और जंतु जगत, 2 जगत भागों में बांटा, 2 जगत में। और जंतु जगत को भी अरस्तु ने 3 भागों में विभाजित किया था, थलचर, जलचर और नभचर। इनके बाद कैरोलस लीनियस थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी सिस्टमा नेचुरी। इसमें सभी जीवधारियों को पादप व जंतु जगत में वर्गीकृत किया गया। लीनियस को, ये यहाँ ध्यान रखना, हर कंपटीशन के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। कैरोलस लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली का पिता कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कौन? कैरोलस लीनियस, क्योंकि उनके द्वारा की गई वर्गीकरण प्रणाली के आधार पर ही आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। 1969 में इनके बाद द्विज जगत वर्गीकरण प्रणाली का स्थान जो है, कैरोलस लीनियस ने द्विज जगत प्रणाली दी। फिर व्हिटकर द्वारा 5 जगत प्रणाली प्रस्तुत की गई। व्हिटकर ने सभी जीवों को निम्नलिखित 5 वर्गों में वर्गीकृत किया, यानी 5 जगत में। पहला था मोनेरा। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक, मैं आगे बताऊंगा इनके बारे में थोड़ा डिटेल। इसमें जीवाणु है, साइनोबैक्टीरिया है, आर्किबैक्टीरिया। फिर दूसरा प्रोटिस्टा जगत, इसमें भी एक कोशिकीय जंतु हैं। यूकैरियोटिक जीव जगत, उसमें प्रोकैरियोटिक थे मोनेरा में, इसमें यूकैरियोटिक। और इसमें पादप और जंतुओं के बीच की जो योजक कड़ी कही जाती है, युगलिना, वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी इसी जगत में यानी कि प्रोटिस्टा में शामिल किया गया। तीसरा जगत कवक। इसके जीव जो है वो परजीवी होते हैं अथवा मृत पदार्थों पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं, निर्भर होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। चौथा पादप जगत। इस जगत में शैवाल, बहुकोशी के हरे पौधे शामिल हैं। जितने भी हरे पौधे हैं वो सब पादप जगत में हैं। जंतु जगत, इसमें सभी बहुकोशी के जंतु शामिल होते हैं, जो मेटाजोआ कहा जाता है आजकल। फिर देखिए 1982 में मार्ग्यूलियस व श्वार्ट्ज ने पंच जगत वर्गीकरण का रिवीजन किया, पुनरीक्षण किया। और इसमें इन्होंने एक तो प्रोकैरियोटिक और 4 यूकैरियोटिक जगत में विभाजित किया, अर्थात प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु को शामिल किया। वर्तमान में इस वर्गीकरण प्रणाली को ही सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। अब ये आप चार्ट देखिए, जीवधारी जो हैं, समस्त प्रकृति के जीवधारी आ गए। 2 भागों में विभाजित किया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में केवल एक कोशिक जीव। प्रोकैरियोटिक का मतलब आप समझते होंगे, वे जीव जिनके न्यूक्लियस के चारों ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। और यूकैरियोटिक में
जिनके न्यूक्लियस के चारों ओर मेम्ब्रेन पाई जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है, इनका जेनेटिक मटेरियल इनके प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य में फैला रहता है, बिखरा रहता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में जो जेनेटिक मटेरियल है, अनुवांशिक पदार्थ, वो केंद्रक में स्थित होता है और केंद्रक चारों ओर से केंद्रीय झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा ढका रहता है। तो प्रोकैरियोटिक एकोशिके मोनेरा। यूकैरियोटिक में भी एकोशिकीय जीव है, उनको प्रोटिस्टा में रखा गया। बहुकोशिक जीव यूकैरियोटिक को दो भागों में, एकोशिकीय और बहुकोशिक। बहुकोशिकीय जो है मेटाजोआ, कोशिका भित्ति सहित और कोशिका भित्ति रहित दो भागों में विभाजित किया गया। तो कोशिका भित्ति जिनमें पाई जाती है उनमें दो प्रकार के, एक तो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं और प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। प्रकाश संश्लेषण करने वाले उनको प्लांटी में रखा गया है, वनस्पति जगत जो है, और प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते वो फंजाई में रखे गए। और कोशिका भित्ति सहित जो है वो एनिमिलिया में रखे गए, सॉरी भित्ति रहित, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जिनकी सेल्स के चारों ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, वो एनिमिलिया में रखे गए। तो मोनेरा जगत की बात करते हैं। सबसे पहले इसे पुनः आर्कीबैक्टीरिया और यूक बैक्टीरिया में बांटा गया, जिनमें से आर्कीबैक्टीरिया अधिक प्राचीन है, पुराने हैं। आर्कीबैक्टीरिया जो है इनमें अधिकांश स्वपोषी होते हैं और वे अपनी ऊर्जा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, रासायनिक ऊर्जा के स्रोत जो है, जैसे अमोनिया है, मीथेन है, हाइड्रोजन है, सल्फाइड गैस है, इनके ऑक्सीकरण से प्राप्त करते हैं। इन गैसों की उपस्थिति में ये अपना स्वयं का अमीनो अम्ल बना लेते हैं। इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। मेथेनोजेंस जो मीथेन पे का निर्माण करते हैं, थर्मोएसिडोफिल्स जो अत्यधिक उष्ण मतलब गर्म और अम्लीय पर्यावरण के प्रति अनुकूलित हैं, और हेलोफिल्स जो अत्यधिक लवणीय पर्यावरण में बढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। इनमें प्राय झिल्ली से घिरे हुए केंद्रक आदि कोशिकांग नहीं पाए जाते, और न्यूक्लियोइड जो है एकमात्र गुणसूत्र की तरह कार्य करता है। प्रकाश संश्लेषण व इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर प्लाज्मा झिल्ली पर होता है। ये मोनेरा जगत के देखिए, ये सभी 4 प्रकार के बैक्टीरिया दे रखे हैं इसमें, सभी जो कोकस वगैरह, डिप्लोकोकस, इस प्रकार से बेसिलस, सर स्पाइरल, ये आप देख लीजिए इनको आराम से। दूसरा जगत है प्रोटिस्टा। इसमें विभिन्न प्रकार के एकोशिकीय जीव, यूकैरियोटिक जीव जैसे एकोशिकीय शैवाल है, प्रोटोजोआ है, एकोशिकीय कवक शामिल है। ये स्वपोषी जैसे एकोशिकीय डायटम वगैरह है, परपोषी प्रोटोजोआ होते हैं। एकोशिकीय कवक जैसे क्लोरेला है, ये प्रोटोजोआ है, क्लोरेला तो एकोशिकीय आ गया, युग्लिना भी एकोशिकीय, ये सारे ये ट्रिप्नेसोमा, युग्लिना के बारे में बताया था कि ये जंतु और वनस्पति के बीच की योजक कड़ी है। ट्रिप्नेसोमा, इससे अनिद्रा रोग हो जाता है। प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया फैलाता है। अमीबा, पैरामीशियम, ये क्लेमाइडोमोनास आदि इसके एग्जाम्पल हैं। ये डायग्राम देखिए आप, जैसे ये पैरामीशियम है, ये भी, ये युग्लिना है, ये अमीबा है। तो आप देख लीजिए डायग्राम कौन कौन से जीव हैं। कवक जगत की बात करते हैं। तीसरा है, इसमें वे पौधे शामिल हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर सकते। ये परपोषी और यूकैरियोटिक होते हैं। कुछ कवक परजीवी होते हैं, जैसे पौधे पर रहते हैं और उसी से अपने पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं। कुछ कवक जैसे पेनिसिलियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो पेनिसिलिन है सबसे बड़ी एंटीबायोटिक थी पहली, वो पेनिसिलियम कवक है उसी से बनाई थी। अपघटक होते हैं ये, और मृत पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। इनमें भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर किया जाता है। कवकों के उदाहरण है जो यीस्ट है, मशरूम है जो आप खाते हो, बरसात में भी उगते हैं, सांप की छतरी बोलते हो, ये सब कवक ही हैं। और जो फफूंद लग जाती है अचार में या भोजन में, वो सब कवक ही होते हैं। और मशरूम की सब्जी भी खूब बना के खाते हो, और बरसात में जो ज़मीन में निकलते हैं
वो ये डायग्राम देखिए, इस प्रकार से ये गोल गोल संरचनाएं, इसको अपन सांप की छतरी बोलते हैं हमारे एरिया में। तो कुछ मशरूम खाए जाते हैं। अब चौथा है पादप जगत। इसमें बहुकोषी के पौधे शामिल हैं। ये यूकेरियोटिक होते हैं, इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। मेन इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है, इनमें टोनोप्लास्ट झिल्ली से घिरी हुई एक केंद्रीय रिक्तिका, जिसको रसदानी कहते हैं, वो पाई जाती है। ये रसदानी पाई जाती है और केंद्रीय रिक्तिका जो है वो भी पाई जाती है। ये पौधों के लिए भोजन को स्टार्च और लिपिड के रूप में संचय करते हैं। इनमें लवक प्लास्टिड उपस्थित होते हैं। ये स्वपोषित होते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। पादपों की वृद्धि असीमित होती है, कोई सीमा नहीं होती कितनी वृद्धि करेंगे, और शाखाओं के कारण इनका आकार जो है अनिश्चित होता है। और जो प्लास्टिड लवक जो हैं, इनमें आपको मालूम है क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल ही भोजन का निर्माण करता है। ये देखिए आप, वनस्पति जगत, छोटे से लेकर बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाए गए हैं, आप देख लेना। ये भी आगे चलते हैं। अंतिम पांचवा, जंतु जगत। जंतुओं में भित्ति रहित यानी कि सेल वॉल नहीं पाई जाती। यूकेरियोटिक कोशिकाएं जो है भित्ति रहित यूकेरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं। ये परपोषी होते हैं। जंतुओं की वृद्धि सीमित होती है। जंतु में प्राय एक निश्चित आकार व रूप पाया जाता है। ज़्यादातर जंतु चलायमान होते हैं, यानी कि मोबाइल गति कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जंतुओं में कोशिका उत्तक टिश्यूज जो है वो है अंग व अंग तंत्र प्रणाली, ये कर्मिक स्तर हैं जो पाए जाते हैं। ये आप जंतुओं के डायग्राम देखिए, किस किस प्रकार के जंतु होते हैं। ये थोड़ा सा दिया गया है, कोई सीमा नहीं है इनकी। दैट्स ऑल। तो मैं ये समझता हूँ आपके समझ में आ गया होगा, और इसको आप ढंग से देखें और पढ़ें। थैंक यू।